Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. वेलकम टू यूट्यूब लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे. तैयारी आप सब टीजीटी 8 की कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप किसकी कर रहे हैं? वनडे एंट्रेंस की भी कर रहे हैं. वनडे एंट्रेंस में आपका आर आ जाता है, आपका पीसीएस आ जाता है, आपका यूपीपी आ जाता है, आपका आरपीएफ आ जाता है. आरपीएफ का फॉर्म भरा होगा बहुत सारे लोगों ने. आपका रेलवे का ग्रुप डी भी आ जाता है, तो ग्रुप डी भी इसमें काउंट है. जो भी भर्तियाँ वनडे एंट्रेंस में आती हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हो या फिर आपकी यूपीएसआई, यूपीपी या फिर रेलवे या फिर आप किसी भी अन्य एक दिवसीय जैसे एनडीएस, इन सभी की बात करते हैं, हर जगह आपसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मित्रों, कोई एक दिन में काम कंप्लीट नहीं होता है. जो जीके है और जीएस है, जीके और जीएस कोई एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है और इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपको पढ़ना होता है. इसमें इतिहास, भूगोल से लेकर के सभी डाटा होते हैं. हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना होता है. तो इन हर एक टॉपिक से जुड़ाव रखते हुए टॉप 50 क्वेश्चंस का हमने एक श्रृंखला स्टार्ट किया था. उसका आज जो टेस्ट है वो आपका टेस्ट नंबर 8 है. 8वां टेस्ट है आज मित्रों. इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे. आपको बताना होगा आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं. आइए क्लास स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मीनांडार के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? नाम नागसेन का है, नागभट्ट का है, नागार्जुन का है और कुमारिल भट्ट का ऑप्शन दिया गया. पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पान्हो राजा मीनांडार के किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? मित्रों, अगर पूछा जाए तो आप नागसेन के साथ विकल्प लगा सकते हैं. फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं. अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा. पूछा गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए. नाम चंद्रदेव है, दंतीदुर्ग है, शिमुख है और खिज्र खां है. दूसरा ऑप्शन है चंद्रदेव है, शिमुख है, दंतीदुर्ग है, खिज्र खां है. तीसरा ऑप्शन दिया गया दंतीदुर्ग, शिमुख, खिज्र खां और चंद्रदेव है. चौथा ऑप्शन में दंतीदुर्ग, खिज्र खां, चंद्रदेव और शिमुख का विकल्प दिया गया. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. तो मित्रों, गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और सैयद वंश में जो संस्थापक बनेंगे उनके जो नाम होंगे, जैसे आप सैयद की बात करोगे खिज्र खां आंसर होगा और खिज्र खां जब सैयद में आएगा तो आपका जो सातवाहन वंश है वो शिमुख के द्वारा फाइनली स्थापित किया गया था. राष्ट्रकूट वंश की बात आएगी दंतीदुर्ग आएगा और गढ़वाल वंश की आएगी तो चंदेल आंसर बनेगा. इसलिए राइट आंसर फर्स्ट विकल्प के साथ आपका बैठ जाएगा. आगे चलेंगे. 3 नंबर प्रश्न आता है. पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? नाम पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख, ताम्रपत्र लेख और धार्मिक ग्रंथ का ऑप्शन दिया गया. कौन जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालने का काम किसका है? तो पुरातात्विक खुदाई सही जवाब बनता है. फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है. आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे. मित्रों, आपसे कह रहा है, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. उपयुक्त कौन सा कथन जो है सत्य है आपको बताना है. मित्रों, कथनों के अकॉर्डिंग पांड्य राज्य के संदर्भ में आपको बात करनी है और बताना है कौन सा कथन आपका सही जवाब बनता है. यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था. हाँ था. इसकी राजधानी महाबलीपुरम थे. नहीं, ऐसे थे नहीं. इसे मोतियों का देश कहा जाता था. हाँ, कहा जाता था. यहाँ का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था, यानी माता प्रधान होती थी. हाँ थी. तो जो विकल्प बैठेगा वो क्या केवल 1 और 2 बैठेगा? नहीं. केवल 2 और 3 बैठेगा? नहीं. 1, 2, 3, 4 सभी? नहीं. विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा. तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना होगा. आगे चलते हैं. 5 नंबर क्वेश्चन आता है. पूछा गया, मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? नाम नेपोलियन बोनापार्टा का है, मुसोलिनी का है, जूपेसी मैथ्सनी का दिया गया और गैरी बॉल्डे का ऑप्शन दे दिया गया. मैटरनिख ने
हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जिसे बताया गया है वो ज्यूपेसी मैथ्सनी है। तो सही जवाब बी विकल्प के साथ बैठेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना है। 6 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? ऑप्शंस में शिवाजी हैं, संभाजी हैं, राजा राम है और शाहू का विकल्प दे दिया गया है। मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी। तो मित्रों अकबर को अपने दरबार में शरण दी है संभाजी। सही जवाब संभाजी बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछा गया महीचंद्र तथा चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शंस में गढ़वाल का है, चौहान का है, वॉडियार का है और मराठा का विकल्प दिया गया। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? महीचंद्र और चंद्रदेव की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब गढ़वाल वंश बनता है। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर लगाइए। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुगलिया प्रांतीय प्रशासक में सामान्य तौर पर दीवान का संबंध किससे था? ऑप्शंस में राजवंश प्रशासन से था, आपराधिक न्याय प्रणाली से था, कानून और व्यवस्था का प्रशासन से था या फिर आपराधिक न्यायशास्त्र और जेल प्रशासन से था। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध जो बनता है वो दीवानी का संबंध फाइनली आपके राजवंश प्रशासन से बनता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? नाम स्ट्रेची आयोग का है, मैकडोनाल्ड आयोग का है, आयल आयोग का है। कूट दे दिया गया। आपको बताना है मित्रों कि अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया। तो मित्रों इसमें से आप देखेंगे तो स्ट्रेची आयोग भी आपके अकाल से ही संबंधित रहा है, लायल आयोग भी रहा है और मैकडोनाल्ड आयोग भी रहा है। तो केवल 1 2 होगा? नहीं। केवल 3 होगा? नहीं। केवल 2 3 होगा? नहीं। सभी विकल्प सही हैं इसलिए 1 2 और 3 विकल्प बनेगा। डी के साथ आपको यहाँ पे उपयुक्त आंसर्स लगाना होगा। और आगे चलते हैं हम 10 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 की बारी है। आपसे कह रहा है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? नाम मुकुंदराव पाटिल का है, ज्योतिबा फूले का है, बी आर अम्बेडकर का है और एमजी रानडे का नाम दे दिया गया। बहुजन समाज के संस्थापक का नाम पूछा जाए तो मुकुंदराव पाटिल ऑप्शन से बनता है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे लग जाता है। तो ए इज द राइट आंसर लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे कह रहा है बायाज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? नाम दरभंगा का दिया गया, भागलपुर का दिया गया, पटना का दिया गया और मुजफ्फरपुर का ऑप्शंस दिया गया। बायाज एसोसिएशन का जो गठन है बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो वो बिहार का स्थान आपका दरभंगा होता है मित्रों। राइट आंसर हम दरभंगा के साथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस में 1819 है, 1930 है, 1921 है और 1942 का ऑप्शंस दे दिया गया। बिहार कौमी सेवक दल की बात हो रही है। बिहार कौमी सेवक दल की अगर हम बात करते हैं मित्रों 1921 में इसका गठन हुआ है। तो विकल्प आपके साथ बी बैठेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि फाइनली दी गई थी? कर्जन का नाम है, वेलेजली का नाम है, मियो का नाम है और कार्नवालिस का ऑप्शन से दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मार्कवर्स की अगर बात आती है तो ऐसी उपाधि वेलेजली को मिली थी। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष करना, अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या फिर सती प्रथा का अंत। आपको बताना है लिटन के समय कौन सा कार्य नहीं हुआ है मित्रों। तो लिटन के समय सती प्रथा का अंत नहीं हुआ है। विकल्प आप डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? नाम असहयोग आंदोलन का है, भारत छोड़ो आंदोलन का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का है और दांडी यात्रा का विकल्प दिया गया। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है मित्रों? तो वो आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। विकल्प आपका जो है बी के साथ बैठेगा। तो बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 16 की बारी है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एवं सही कथन को पहचाने। आपसे कह रहा है मित्रों कौन सा कथन आपका सही बैठ रहा है। यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव होता है। हाँ, ऐसा होता है, मंत्री के अंदर हम कमी ही ढूंढेंगे। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्य, ऐसा नहीं होता है, मंजूरी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शासित होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो आपका कौन सा विकल्प बैठ रहा है? केवल 1 और 2? नहीं। केवल 1 नहीं। केवल 1 और 3? हाँ, यही है। 1 और 2 और 3 सभी नहीं। तो आपका जो विकल्प बैठेगा वो सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 17 की बारी है। आपसे कह रहा है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। ऑप्शंस में संपत्ति हानि की बात हो रही है, दोषपूर्ण पुरुष नजरबंदी की बात हो रही है, कर वापसी की बात हो रही है, स्वतंत्रता का उल्लंघन की बात हो रही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है मित्रों। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की बात आएगी। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 18 की बारी है। आपसे कह रहा है भारत में निर्वाचित होने वाला और मताधिकार का अधिकतर कैसा अधिकार है। भारत में निर्वाचित होना और मताधिकार का जो अधिकार बनता है मित्रों, क्या वो विधिक अधिकार होता है, क्या वो संवैधानिक अधिकार होता है, क्या वो मूल अधिकार होता है, या फिर नैसर्गिक अधिकार होता है। तो भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार के जो अधिकार होते हैं मित्रों, वो अधिकार फाइनली जो जुड़ता है वो संवैधानिक अधिकार के रूप में रहता है। तो विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है योजना किस सूची का विषय है। ऑप्शंस में संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और अवशिष्ट सूची का नाम दिया गया। योजना किस सूची का विषय है मित्रों? जब बात योजना की आती है तो समवर्ती सूची विकल्प बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। 20 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। नाम संसद का है, केंद्रीय वित्त मंत्री का है, लोकसभा अध्यक्ष का है और राष्ट्रपति का नाम दिया गया। भारत की समेकित निधि से व्यय किस अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है मित्रों? तो वो अनुमोदन आपका संसद का होता है। विकल्प आप संसद के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। ऑप्शंस में अनुच्छेद 320 है, अनुच्छेद 322 है, अनुच्छेद 321 है या फिर अनुच्छेद 323 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो लोकतंत्र सेवाओं या लोक सेवाओं के आयोगों के व्यय से संबंधित है, जो वहां पे रुपया पैसा का आना जाना होता है, तो उसका व्यय फाइनली अनुच्छेद 322 में किया गया है। विकल्प आपका सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ऑप्शंस में मिट्टी तैयार करना, फिर सिंचाई करना, फिर बुआई करना, फिर कटाई करना, या फिर मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना, या फिर बुआई करना, फिर कटाई करना, फिर सिंचाई करना, फिर मिट्टी तैयार करना, या फिर मिट्टी तैयार करना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना, फिर बुआई करना। आपको बताना है कृषि पद्धति में सही क्रम क्या होगा। तो पहले मिट्टी तैयार किया जाएगा, फिर फसल की बुआई होगी, फिर सिंचाई होगी, उसके बाद कटाई होगी मित्रों। तो सही जवाब जो बनेगा वो बी विकल्प के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। आपसे कह रहा है 23 नंबर। ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। नाम तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। ताती पाका तेल रिफाइनरी जो फाइनली लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है मित्रों? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। सही जवाब आंध्र प्रदेश बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। 24 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा सिप्टस के पास स्थित है। नाम भूमध्य सागर का है, काला सागर का है, लाल सागर का है और कैस्पियन सागर का नाम दिया गया। गाजा सिप्टस के पास स्थित है वो कौन सा सागर है मित्रों? आपको बताना है। सही जवाब भूमध्य सागर बनेगा। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है साक्षरता अनुसार में कौन है। केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा है, या फिर केरल फिर त्रिपुरा फिर मिजोरम फिर गोवा है, या फिर केरल फिर गोवा फिर त्रिपुरा फिर मिजोरम है, या फिर केरल फिर मिजोरम फिर गोवा फिर त्रिपुरा है। आपको बताना मित्रों कौन सा साक्षरता के मामले में सही है।
अगर देखा जाए तो केरल आपका है शीर्ष पे, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा। और अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने जा रहे हैं। तो जो विकल्प बैठेगा वो डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति बी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है। नाम बी इक्वल टू 1/t होता है, बी इक्वल टू 1/√t होता है, बी इक्वल टू टी होता है, या फिर बी इक्वल टू 1/t² होता है। आपको बताना है ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है v और समयावधि है t, उसके बीच क्या होता है मित्रों। तो वो b इक्वल टू 1/t होता है, यानी b इक्वल टू 1/t ही बनेगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है। नाम बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा की किसी कोण पर होता है, बल की दिशा में होता है, या फिर बल की दिशा के विपरीत होता है। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है। जब बात घर्षण बल की आती है तो आपकी बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नाम वेग का है, दूरी का है, समवेग का है और बल का ऑप्शंस दिया गया। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है मित्रों। जो दिशा लगता है वो वेग है, तो वेग त्वरण के जस्ट विपरीत होता है। सही जवाब जो है नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होगा। विकल्प फर्स्ट के साथ आंसर बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या फिर कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह जो अभिक्रिया करेगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करेगा। तो विकल्प आपका डी के साथ बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। नाम रदरफोर्ड का है, कोशेल्वा लुइस का है, चैडविक का है और नील्स बोर का ऑप्शंस दिया गया। संयोजकता के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात आती है मित्रों, यह सिद्धांत फाइनली कोशेल्वा लुइस के द्वारा किया गया। तो सही जवाब जो बैठेगा सी विकल्प के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन अपना 31 नंबर आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों दिशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। नाम Na का है, Mg का है, Ca का है और Fe का विकल्प दिया गया। गर्म और ठंड, शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया वो नहीं करता मित्रों, चाहे गर्म कर दो चाहे ठंडा कर दो, ओ Fe है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है उपचित चांदी के निकलने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन के लिए, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट सकुशल के रूप में निकालने के लिए, या फिर धात्विक सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का जो प्रयोग होता है मित्रों, वो प्रयोग फाइनली अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुशल के रूप में निकालने के लिए होता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर पे लाते हैं। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है। नाम मलेरिया का है, टाइफाइड का है, जुकाम का है और हैजा का नाम दिया गया। वायरल संक्रमण द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो आपका जुकाम है मित्रों। सही जवाब जुकाम के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस में इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है यही गलत है। विकल्प बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो।
आगे चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस में इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें रक्तिका उपस्थित नहीं होता है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है मित्रों, तो वो कथन आपका इसमें रक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यही है सी के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। 36 आपसे कह रहा है निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाम प्रोटीन का है, वसा का है, विटामिन का है या फिर कार्बोहाइड्रेट का है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन की बात आए तो प्रोटीन के साथ आप आंसर्स लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है मित्रों, निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज घोल है, एसिटिक घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा घोल है जो विद्युत का चालक नहीं है। विकल्प बहुत सारे हैं मित्रों, इसमें से आपको सही जवाब देना है। जब हम सही जवाब की बात करते हैं तो ग्लूकोज घोल आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। 38 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। नाम बीजांड का है, एंडोस्पर्म का है, अंडाशय का है और युग्मनस का नाम दे दिया गया है। सही जवाब की बात आती है तो एंडोस्पर्म आंसर्स बनता है। सी के साथ सही जवाब लगाना होता है। 39 नंबर प्रश्न अगर पढ़ा जाए तो मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है। नाम एंटीजन का है, एंटीबॉडी का है, अपसरीन का है और एंटीबायो टेक्स का विकल्प दे दिया गया है। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए जो सरल इलाज है मित्रों, वो सरल इलाज आपका क्या बनता है, वो सरल इलाज आपका एंटीबायोटिक्स बनता है। तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे 40 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है मित्रों मार्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। नाम पत्ती का है, फूल का है, तना का है और फल का ऑप्शंस दिया गया। मार्फिन किससे प्राप्त होता है, जब बात मार्फिन की आती है तो फल के साथ आंसर्स बन जाता है। डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, कमी का या फिर कोई अन्य प्रभाव। आपको अगर बात करते हैं तो राइट आंसर्स वृद्धि का प्रभाव बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में कमी हो जाएगी या फिर आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। सही जवाब की बात करेंगे तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, पारिस्थितिक निकेत किससे संबंधित है। नाम वनस्पति समुदाय के संयोजन हेतु स्वपोषीय के समुदाय से संबंधित है, किसी पशु के अन्य समीपस्थ पशुओं के साथ संबद्धता से है, अपनी प्रजातीय संरचना से संबंधित किसी पशु की स्थिति से है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थितिपरक व क्रियात्मक संबद्धता से है। पारिस्थितिकी निकेत की बात आती है मित्रों। पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित होता है, तो ये फाइनली पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मकता से संबंधित होता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आ जाएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। नाम लाइकेन का है, शैवाल का है, दीमक का है और शैलीय नमक का ऑप्शन दे दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है मित्रों, अजैविक घटक की बात आए तो शैलीय नमक आंसर्स लगाओ। डी के साथ आप सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश हैं। नाम लाओस का है, कंबोडिया का है, ब्रुनेई का है। नाम मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान का है, म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग का है और फिजी, लाओस, कंबोडिया का विकल्प दिया गया। कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान के सदस्य देश की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसमें लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई सही जवाब बनता है। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है।
ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। पूर्वोत्तर भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी और भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र के ठप्पे से की गई चित्रकारी। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में आपको सही जवाब देना है मित्रों। तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी जो है कलमकारी होती है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है। सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए और उसके बाद क्या करना है मित्रों, आपको बताना है सही कूट कौन सा है। सूची 1 सूची 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य का नाम दिया गया, इसमें आपको सूची 1 से मिलान करना है मित्रों। अगर हमें बात करनी है तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों, हम कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। अब कोल्ड डेजर्ट अगर आपके हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा तो दिहांग दिबांग कहां पाया जाएगा, दिहांग दिबांग की अगर बात आती है मित्रों, यह अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चले तो आपसे कह रहा है नाकरेक, नाकरेक कहां पे है मित्रों, नाकरेक आपके मेघालय वाले बेल्ट में आ जाएगा और जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल का संबंध आपके उड़ीसा से हो जाएगा। तो ए का चौथा, डी का पहला जो विकल्प बनेगा वही सही जवाब है। डी आपका राइट आंसर यहां पे बन रहा है, तो डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल और तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। नाम परिपादल का है, तिरुवक्कुल का है, आपका तोलका पप्पियम का दिया गया और नारू का ऑप्शंस दे दिया गया है। तमिल साहित्य का बाइबल और तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ बताया जाता है मित्रों, तो वो आपका है तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है। नाम तिरुवनंतपुरम का है, अहमदाबाद का है, बेंगलुरु का है और नागपुर का विकल्प दिया गया। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है अहमदाबाद बनता है, अहमदाबाद। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। नाम 2017 का है, 2019 का है, 2018 और 2020 का ऑप्शंस दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की अगर बात आती है मित्रों, तो जो सही जवाब बनता है 2019 के साथ बनता है, तो सी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। सी के साथ आप सही जवाब लगाइए। फिर आपको बताना है कि टोटल आपका कितना क्वेश्चन सही गया मित्रों। आपने इस 50 क्वेश्चंस के अभ्यास में फाइनली अपना स्कोर कितना अचीव किया है, ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।